अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? यक्षिणी मेरे युगजी को मारना चाहती है, पर क्यों? वंदना चुप खड़ी रहती है। अमोदिता के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, क्योंकि बातों ही बातों में उसके मुंह से वो बात निकल गई थी जो नहीं निकलनी चाहिए थी। अमोदिता वंदना पर दबाव बनाते हुए पूछती है, बोलिए वंदना भाभी, यक्षिणी मेरे युगजी को क्यों मारना चाहती है? वंदना बात को दबाते हुए कहती है, अभी मैं तेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। अमोदिता बस ये समझ ले, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मुझ पर यकीन कर। अमोदिता वंदना की आंखों में देखते हुए कहती है, ऐसे कैसे यकीन कर लूं वंदना भाभी? आप मेरे सब सवालों से बचने की कोशिश कर रही हैं, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही। मुझे नहीं लगता यदि यक्षिणी को आपने मार दिया तो उसके बाद आप मुझे अपना नाखून देंगी भी। वंदना परेशान होते हुए कहती है, अब मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं अपनी बातों पर अमोदिता? ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुझे मुझ पर यकीन आए? वंदना सोचने लग जाती है कि कैसे वो अमोदिता का विश्वास जीते। तभी वंदना की नजर अमोदिता के खुले बालों पर पड़ती है और वो अमोदिता का एक बाल तोड़ते हुए कहती है, अमोदिता, तुझे तो पता ही होगा कि दो सौदाइनों के बीच के सौदे सबसे बड़े सौदे होते हैं। उन सौदे को तोड़ना मतलब अपनी मौत को गले लगाना। अमोदिता कहती कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिलाकर हामी भर देती है। वंदना अपना भी एक बाल तोड़ती है और अमोदिता के टूटे हुए बाल के साथ उसकी गांठ बांधते हुए कहती है, मैं वंदना सौदाइनी, अमोदिता सौदाइनी से वादा करती हूँ कि यक्षिणी को मारने के बाद मैं अपना नाखून अमोदिता सौदाइनी को दे दूंगी। इतना कहकर वंदना जहां पर थी वहां पर बैठती है और छोटा सा गड्ढा खोदकर उस बाल को उसमें गाड़ देती है। वंदना अमोदिता से कहती है, अब तो तुझे मुझ पर यकीन हो गया ना अमोदिता, कि मैं तुझे अपना नाखून दे दूंगी? वंदना ऐसे बोलती है जैसे कोई राज की बात बता रही हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन 13 सालों से बंद कमरे में रहकर साधना करके मुझे कई राज पता चले हैं, ग्रेवयार्ड कोठी, यक्षिणी और युग के बारे में। वो सारे राज मैं तुझे बता दूंगी, पर यक्षिणी को मारने के बाद। बस अभी के लिए मैं जितना बोल रही हूँ उतना कर दे। मुझे पता है तू ही है जो मुझे उल्लू की हड्डी लाकर दे सकती है। तेरे सिवा ये काम कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि तुझे पता है घी कैसे निकालना है। वंदना ने अमोदिता के साथ सौदा किया था और अमोदिता जानती थी कि सौदाइन भगवान के सामने झूठ बोल सकती है, पर झूठे सौदे कभी नहीं कर सकती। इसलिए वो वंदना की बात मान जाती है। अमोदिता कहती है, ठीक है, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, पर ये मत सोचना ये सब मैं उस नाखून के कारण कर रही हूँ। ये सब मैं अपने युगजी के लिए कर रही हूँ। मैं युगजी से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहती हूँ। वंदना हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बड़े प्यार से कहती है, मुझे पता है अमोदिता, आखिर बचपन में तुम दोनों मेरी आंखों के सामने बड़े हुए हो। अमोदिता चुप खड़ी रहती है। वंदना कहती है, अब चले हवेली वापस, कोई जाग गया तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अमोदिता मन ही मन सोचती है, ये वंदना भाभी तो तुझे वापस हवेली ले जाने पर तुली हुई है, पर अभी तो मैंने अनंत संदूक की जगह बदली ही नहीं और इनको लेकर मैं उस जगह पर भी नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूं? वंदना फिर कहती है, अमोदिता चलें? अमोदिता अपनी सोच में डूबी रहती है और सोचती है, एक काम करती हूँ, वंदना भाभी के साथ वापस हवेली चली जाती हूँ। कल जो होगा देखा जाएगा। माँ को अब अनंत संदूक मिल भी जाए तो मुझे क्या करना? मुझे तो मेरे युगजी मिल रहे हैं ना, उनसे बढ़कर थोड़ी मेरे लिए कोई दौलत है। वंदना अमोदिता को हिलाते हुए कहती है, अमोदिता, ओ अमोदिता, कहाँ खो गई? अमोदिता अपनी सोच में से बाहर आते हुए कहती है, कहीं नहीं भाभी, बस यूं ही, चलिए चलते हैं। अमोदिता और वंदना वापस से अपने कदम हवेली की तरफ बढ़ाने लग जाती हैं। रात के 3 बज गए थे और इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी में सभी लोग हॉल में गहरी नींद में सो रहे थे, सिर्फ अभिमन्यु को छोड़कर। अभिमन्यु लेटा तो हुआ था पर उसकी आंख नहीं लगी थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था, जैसे अंदर ही अंदर उसको कोई बात खा रही हो। अभिमन्यु धीरे से उठकर बैठ जाता है। वो धीरे से अपने राइट और लेफ्ट साइड देखता है और जब पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है कि उसके दोस्त सो रहे हैं, तो वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अभिमन्यु खुद से बड़बड़ाता है, यही सही मौका है, मुझे वो करना पड़ेगा, मुझे देखना है उसमें क्या है। इतना कहकर अभिमन्यु अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाने लग जाता है। अभिमन्यु युग के कमरे के सामने से निकलता है जिसका दरवाजा लगा हुआ था। उसी कमरे के अंदर शालिनी सो रही थी। अभिमन्यु बिना वक्त गवाए रूम नंबर 666 के अंदर घुस जाता है। कमरे के अंदर घुसते से उसकी नजर टेबल पर रखे टाइपराइटर पर पड़ती है।
अभिमन्यु की सांसें जोरों से चलने लग गई थी। अभिमन्यु धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाता है और टेबल के सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। अभिमन्यु धीरे धीरे अपने हाथ उठाता है और टाइपराइटर पर फेरने लग जाता है। जैसे ही अभिमन्यु टाइपराइटर पर हाथ फेरता है, उसके पीछे से एक काला साया निकलता है। अभिमन्यु तुरंत पीछे मुड़ता है, पर उसके पीछे सिवाय किताबों के रैक के कुछ नहीं था। अभिमन्यु टाइपराइटर के बगल में ही उसने जो स्क्रू ड्राइवर रखा था उसे उठाता है और टाइपराइटर को उल्टा पलटकर उसका स्क्रू खोलने के लिए तैयार हो जाता है। अभिमन्यु स्क्रू खोलने ही वाला था कि तभी शालिनी की भारी आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ अभिमन्यु। शालिनी की आवाज सुनकर अभिमन्यु घबरा जाता है। अभिमन्यु के पीछे शालिनी खड़ी हुई थी। अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, शालिनी, तुम कब आई? शालिनी अभिमन्यु की बात को काटते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो अभिमन्यु? अभिमन्यु बेधड़क होकर कहता है, दिख नहीं रहा, टाइपराइटर खोल रहा हूं। शालिनी अभिमन्यु को मना करते हुए कहती है, अभिमन्यु, मैंने मना किया था ना टाइपराइटर मत खोलना, फिर क्यों खोल रहे हो तुम? अभिमन्यु शालिनी से अपनी नजरें हटाते हुए कहता है, हाँ मना किया था, पर अब मेरा मन बदल गया, अब तो मैं इसे खोल कर रहूंगा। शालिनी झट से कहती है, रुक जाओ अभिमन्यु, ऐसा मत करो, टाइपराइटर मत खोलो, उठो वहां से। अभिमन्यु कहता है, अब तो मैं तभी उठूंगा जब इस टाइपराइटर को खोल लूंगा। शालिनी गुस्से के साथ कहती है, मैं बोल रही हूं अभिमन्यु, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, रुक जा। अभिमन्यु चतुराई भरी मुस्कान के साथ कहता है, कभी कभी हमें कुछ काम उसका अंजाम बिना जाने ही करना चाहिए। शालिनी बार बार अभिमन्यु को समझाई जा रही थी, पर अभिमन्यु नहीं समझ रहा था। शालिनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा हो, पर किसी वजह से उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करके रखा हो। शालिनी तुरंत उस कमरे से बाहर निकल जाती है और भागते भागते युग के पास जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, युग जी उठिए, युग जी उठिए। युग नींद में कहता है, क्या हुआ शालिनी, इतनी रात में क्यों उठा रही हो? शालिनी कहती है, युग जी वो अभिमन्यु। युग तुरंत उठते हुए कहता है, क्या अभिमन्यु? शालिनी और युग की बातें सुनकर कायर और कछुए की भी नींद खुल गई थी। शालिनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, वो वो अभिमन्यु वो अभिमन्यु टाइपराइटर खोल रहा है। कायर शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? टाइपराइटर खोल रहा है? कछुआ घबराते हुए कहता है, ये अभिमन्यु खुद तो मरेगा ही, साथ में हमें भी मरवाएगा। मुझे लगा ही था कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात जरूर चल रही है, तभी तो शाम को इतनी आसानी से मान गया था कि टाइपराइटर नहीं खुलेगा। और अब देखो, आधी रात में जब सब सो रहे हैं तब खोलने चला गया, ताकि किसी को पता न चले। युग अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, ये बातें करने का वक्त नहीं है यार, चलो जल्दी उसे रोकने। युग और उसके दोस्त भागते हुए रूम नंबर 666 के पास जाने लग जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अभिमन्यु अभी भी टाइपराइटर खोलने में लगा हुआ था। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, ये तो क्या कर रहा है अभिमन्यु? अभिमन्यु टाइपराइटर पर ही अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए कहता है, दिख नहीं रहा, टाइपराइटर खोल रहा हूँ। कायर गुस्से के साथ कहता है, हाँ वो दिख रहा है, पर शाम को हमारे बीच इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ था ना कि तू टाइपराइटर नहीं खोलेगा, तो फिर अब क्यों खोलने लग गया? कछुआ बीच में बोल पड़ता है, यार तुझे पता है ना ये टाइपराइटर उस यक्षिणी का है, फिर क्यों इससे छेड़छाड़ कर रहा है? अगर उसे गुस्सा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अभिमन्यु अपने दोस्तों को समझाते हुए कहता है, कुछ गड़बड़ नहीं होगी यार, दिख नहीं रहा, मैंने टाइपराइटर का एक स्क्रू खोल दिया है। अभी तक कुछ हुआ क्या? इतनी देर में अभिमन्यु बस एक स्क्रू खोल पाया था। टाइपराइटर पुराना होने की वजह से उसे स्क्रू खोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। स्क्रू में जंग लगे थे। अभिमन्यु आगे कहता है, अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, आगे भी नहीं होगा, तुम लोग बेवजह डर रहे हो। वो यक्षिणी कुछ नहीं करेगी हमें, उसे करना होता तो अब तक कर चुकी होती। अभिमन्यु के इतना कहने की देर ही थी कि तभी अभिमन्यु ने टाइपराइटर का जहां से स्क्रू खोला था उस काले छेद में से एक मक्खी के आकार का एक कीड़ा उड़ते हुए बाहर निकलता है और अभिमन्यु की उंगली पर आकर बैठ जाता है। कछुआ उस कीड़े को देखते हुए मुंह बनाते हुए कहता है, ये मक्खी उस टाइपराइटर के अंदर क्या कर रही थी? ये कहानी लिखती थी क्या? अभिमन्यु उस टाइपराइटर को देखते हुए कहता है, ये मक्खी नहीं है, बॉट फ्लाई है, जिसे वॉर्बल फ्लाइज, हिल फ्लाइज और गैट फ्लाई भी कहा जाता है। ये एक प्रकार से मक्खियों की प्रजाति है, पर ये आम मक्खियां नहीं है। ये खूनी मक्खियां हैं जो इंसान के शरीर में घुसकर उनका मांस खा जाती है। ये इंसान के शरीर में छोटे छोटे छेद कर देता है।
कायर उस मक्खी को देखते हुए कहता है, ये तो वही बॉट फ्लाई है जो उस रात काले साए के हमला करने से पहले दिखाई दी थी। अचानक से टाइपराइटर के अंदर से मक्खियों के भिन भिन करने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे टाइपराइटर के अंदर मक्खियों का बहुत बड़ा झुंड भिन भिन आ रहा हो। देखते ही देखते स्क्रू के छेद में से एक के बाद एक बहुत सारी बॉट फ्लाई निकलने लग जाती है और कमरे के अंदर यहाँ वहां उड़ने लग जाती है। वो बॉट फ्लाई युग और उसके दोस्तों को काटने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। युग उन बॉट फ्लाई को देखते हुए कहता है, ये तो बॉट फ्लाई का हमला है, भागो यहाँ से। कछुआ भागते हुए चीखता है, भागो। युग शालिनी का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वहां से भागने लग जाता है। सब लोग यहाँ से वहां भागने लग जाते हैं और भागते हुए ही ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि वो बॉट फ्लाई ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही रह गई थी, बाहर नहीं निकल पाई थी। युग और उसके दोस्त चैन की सांस लेने लग जाते हैं। युग शालिनी से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना शालिनी? शालिनी कहती है, हाँ युग जी, मैं ठीक हूँ। कायर गुस्से के साथ कहता है, मैंने मना किया था ना अभिमन्यु की टाइपराइटर से छेड़छाड़ मत करना, देखा ना तूने क्या हुआ। वो तो अच्छा हुआ शालिनी हमें सही वक्त पर बुलाने आ गई, वरना पता नहीं और क्या हो जाता। अभिमन्यु अपनी गलती मानते हुए कहता है, सॉरी यार, पर मेरा इरादा तुम लोगों की जान को खतरे में डालने का नहीं था। युग अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, हमें पता है अभिमन्यु, तेरा ये इरादा नहीं था, तू गिल्टी फील मत कर। शालिनी युग का साथ देते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, पर आइंदा से ऐसा कोई काम मत करना जिससे यक्षिणी को गुस्सा आए। आज तो भाग निकले हम, पर हर बार नहीं बच सकते। कछुआ माहौल को बदलने के लिए कहता है, यार अब क्या करना है, अंदर तो वो बॉट फ्लाइज घूम रही है और मुझे बहुत नींद आ रही है। कायर कहता है, हमें यहीं रात बितानी पड़ेगी, सुबह होते ही वो बॉट फ्लाइज गायब हो जाएगी। उस बार भी यही हुआ था। अभिमन्यु शक करते हुए पूछता है, तू इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकता है कि सुबह होते ही वो बॉट फ्लाई चले जाएंगे? कायर बात को दबाते हुए कहता है, बस चले जाएगी, मेरा यकीन करो। अभिमन्यु आगे कुछ नहीं पूछता है। सभी लोग ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर रात गुजारने के लिए अपने लिए जगह ढूंढते हैं और एक एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। शालिनी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए युग उसके पास ही बैठकर उससे बात कर रहा था। कछुए को तो जमीन पर लेटते से ही नींद आ गई और उसने खर्राटे लेने भी शुरू कर दिए थे। यही तो कछुए की खासियत थी, उसे बस लेटने के लिए जगह चाहिए, नींद खुद ब खुद आ जाती थी। अभिमन्यु और कायर पास पास बैठे हुए थे। अभिमन्यु के दिमाग में बहुत देर से एक सवाल घूम रहा था जो वो कायर से पूछना चाहता था। अभिमन्यु कायर से पूछता है, कायर, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। कायर हिचकिचाहट के साथ कहता है, इतनी रात को क्या पूछना है तुझे? जो पूछना है सुबह पूछना। अभिमन्यु रौब के साथ कहता है, सुबह नहीं अभी। कायर चुप रहता है। अभिमन्यु पूछता है, देख, मैं तेरे मुंह से सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता तू घुमा फिरा कर जवाब दे। कायर घबराते हुए पूछता है, ऐसा क्या पूछना है तुझे? अभिमन्यु कहता है, देख, मैंने यक्षिणी का टाइपराइटर खोलने की कोशिश करी तो उसने मुझ पर हमला किया, पर तूने और बिंदु ने यक्षिणी की ऐसी कौन सी चीज को नुकसान पहुंचाया था जिस कारण उसने तुम पर हमला किया? कायर झूठ बोलते हुए कहता है, हमने उसकी किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया था। अभिमन्यु कहता है, तू झूठ बोल रहा है, तेरे चेहरे पर यह बात साफ लिखी है, यक्षिणी बेवजह किसी पर हमला नहीं करती और आज मैं ये चीज आजमा चुका हूँ। कायर अभिमन्यु से अपनी नजरें चुराने लग जाता है। अभिमन्यु फिर कहता है, सच सच बता, तूने और बिंदु ने उस रात ग्रेवयार्ड कोठी में यक्षिणी की किस चीज को नुकसान पहुंचाया था जिस कारण उसने तुम पर हमला किया था? सदियों से है पुरानी